अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एन आवर विद पेन एक्सपर्ट्स में दोबारा खुशामदीद। और जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ तमाम कम्युनिटी के लिए, आम लोगों के लिए सिर्फ इसलिए पेश किया जाता है ताकि एक जनरल बीमारियों के हवाले से, पेन के हवाले से अवेयरनेस हो सके। और ये प्रोग्राम आपके लिए मार्टिन डॉ मार्कर की तरफ से पेश किया जाता है। और मार्टिन डॉ मार्कर आप जानते हैं कि हेल्थ केयर में पेशेंट अवेयरनेस और पेशेंट सर्विस में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। और हमारे साथ इस हफ़्ते भी मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान नईम साहब। लास्ट वीक जो हमने प्रोग्राम किया था, डेफिनेटली उसके बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ आए थे। आपने बहुत सारे सवालात किए उस हवाले से, जो हमने डिस्कशंस करी, स्पेशली लास्ट वीक जो हमने बात करी फ़ीमेल्स के हवाले से और उनके पेन्स के हवाले से, ओल्ड एज ग्रुप के हवाले से कि उनमें किस तरह से पेन्स होते हैं और किस तरह से उनसे उसकी अल्टरनेट रेमेडीज़ हैं। इस हवाले से हमें बहुत सारे सवालात आए। तो आज हम जानेंगे उन तमाम सवालात के जवाबात। और आपको हम डॉक्टर उस्मान नईम साहब इस हवाले से अवेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, जिन पर आप डेफिनेटली अमल करके उस अपनी कंडीशन में बेहतरी ला सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान नईम मौजूद हैं एक दफ़ा फिर। डॉक्टर उस्मान नईम कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन हैं और शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं। और डेफिनेटली बहुत बड़ा पेशेंट्स का पूल आपका है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक बार फिर। डॉक्टर साहब, लास्ट वीक हमने जो डिस्कशंस की थी उसके बाद काफ़ी सारे सवालात आए और पेशेंट से बहुत पसंद किया लोगों ने। और उनमें से चंद सवालात को मैंने एक जगह किया और इस बार हम उन्हीं सवालात और उन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफ़िक या उस तरह से रिलेटेड जो कंडीशंस के लोग हैं उनके हवाले से हम उन सवालात को जानेंगे और उनके जवाबात जो हैं वो आपसे चाहेंगे आप ज़रूर उनको दें। सो डॉक्टर साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो क्वेश्चन हम करेंगे, ये हमें 2-3 दफ़ा ये सवालात आया है, ये सवाल आया है कि हालत फ़ीमेल्स के हवाले से है ये कि इन केस फॉर अ प्रेग्नेंट फ़ीमेल हालत हमल में गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि गोलियों का इस्तेमाल इवन केस पेन किलर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और जॉइंट पेन भी बढ़ जाता है, नॉर्मल कंडीशंस में मस्कुलर पेन्स भी काफ़ी होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में फ़ीमेल्स जानना चाहेंगी कि क्या किया जाए और इसका बेहतर तरीक़ाकार क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। हमल के लिहाज से कुछ चीज़ें हमें समझने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पेन एक सिग्नल है, उस सिग्नल को समझने की ज़रूरत है कि वो कहाँ से पैदा हुआ और पैदा होने की वजह क्या थी, उसका इलाज किया जाए। दूसरा, हमल में कोई भी दवाई आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ जो आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल हैं वो बच्चे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तीसरी बात, अगर डैमेज ज़्यादा नहीं है, पट्ठों का दर्द है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप दवाइयों से पहले बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें। जैसे होम रेमेडीज़ हैं और लगाने वाली दवाएं हैं। अगर उसके बाद आपको दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। ये एक ओल्ड एज पेशेंट है, उनका सवाल है कि मेरे बहुत अरसे से जोड़ों का दर्द है। उस जोड़ों के दर्द में क्या मैं जिंजर इस्तेमाल कर सकता हूँ और साथ मैं अच्छा, मैं गोलियों का आदी हूँ, मैं गोलियाँ छोड़ना चाहता हूँ, क्या मैं जिंजर इस्तेमाल कर सकता हूँ और साथ उसके कोई लगाने वाली क्रीम इस्तेमाल कर सकता हूँ, टॉपिकल बाम इस्तेमाल कर सकता हूँ? बेसिकली जितनी भी हमारे पास दवाएं हैं इस टाइम, इनका जो ओरिजिन है वो हर्बल है, लेकिन हर्बल को प्यूरीफाई फॉर्म में इस्तेमाल करके हम उन्हें दवाइयाँ बनाते हैं। एक्सरसाइज ऑब्वियसली वो हेल्पफुल होगी, लेकिन इसके साथ अगर सिर्फ जिंजर से चाह रहे हैं कि वो पेन रिलीफ हो जाएगा तो शायद गोलियों से जिंजर पे आते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। दवाइयों को पहले जिस किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल ये कर रहे हैं उन्हें आपको शिफ्ट करना पड़ेगा उन दवाइयों के साथ जो कम नुकसानदेह हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन दवाइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। और दवाइयों को ख़त्म करने के साथ साथ आपको दूसरे तरीक़ाकार इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि इनका जो दर्द है वो भी ठीक हो जाए, नुकसानात वो भी कम से कम की तरफ आ जाए
और जो सबसे अहम बात ये है कि ये दर्द हो क्यों रहा है, उसके पीछे कौन सी वजह है, उस वजह का भी इलाज हो जाए। तो सिर्फ एक खुद से जिंजर पे शिफ्ट होकर वो मुश्किल काम होगा मेरे लिए, मेरे ख्याल में। हाँ, टॉपिकल या लगाने वाली दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। उससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो दवाई की मिकदार आपको खानी पड़ती है वो कम हो जाएगी। ओके ओके, डेफिनेटली आप यकीनन आपने सुन लिया होगा इस हवाले से। अच्छा, एक और सवाल है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, आई एम 105 kg। तो मैं क्या इस डेफिनेटली इट्स अ इशू ऑफ ओबेसिटी। तो क्या, और मुझे बहुत दर्द रहता है मुख्तलिफ जोड़ों में और पट्ठों में, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले ज़रूरी बात जो है वो ये है कि वज़न कम करें। जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जो जड़ है उसे पकड़ना है। जड़ पकड़ने के लिए ज़रूरी है, वज़न ज़्यादा होने की वजह से अगर दर्दें हैं तो वज़न कम किया जाए। अच्छा, वज़न कम करने के साथ साथ पट्ठों की जो ताकत है उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। जब एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द भी बेहतर होगी और वज़न भी कम होगा। बाकी अगर दर्द की नौइयत बहुत ज़्यादा है, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो ज़ाहिर है आपको शुरू में पेन किलर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन जो इसका पक्का इलाज है, जो रूट कॉज एलिमिनेशन है, वो तभी होगा जब आप वज़न भी कम करेंगे और साथ दूसरे तरीक़ाकार भी इस्तेमाल करेंगे दर्द कम करने के। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि एकदम से आप दवाइयाँ शुरू कर दें, और ये बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस बात है और गलत बात है कि दर्द हुई, दर्द की दवाई खाई, दर्द ख़त्म हो गई, फिर दोबारा हुई, फिर दवाई खाई, फिर ख़त्म हो गई। ये बेसिकली आपके जो अंदरूनी निज़ाम है उसे डैमेज करती है। और वज़न बढ़ने के साथ साथ एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। ये दर्दें तो एक तरफ हैं, इसके साथ शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी बढ़ रहे होते हैं, गुर्दों पे असर भी आ रहा होता है, पेट के मसाइल भी बढ़ रहे होते हैं। तो उन मसाइल्स के साथ आप एक और चीज़ पेन किलर्स खाकर ऐड कर रहे हैं, तो एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा? वो कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। जब कोई आज़ार डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वापसी के चांसेस मुश्किल होते जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने वज़न को कम करने की तरफ तवज्जो दें, बजाय कि आप चाहें कि कोई ऐसी दवा तजवीज़ कर दी जाए जिससे आप वक्ती तौर पे आराम आ जाए और कुछ सालों बाद हम ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां से वापस ना हो सकता हो। जी, यकीनन आपने इस हवाले से सुना होगा कि किस तरह इसका रेजिमेन है और किस तरह से इसको बेहतर तरीके से इस ओबेसिटी में कंट्रोल किया जा सकता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी को कंट्रोल करना। और साथ में ये है कि जो एक तरीक़ेकार है, अगर दर्द को मैनेज करना है, उसका तरीक़ेकार डॉक्टर साहब कई दफ़ा इसी शो में बता चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन इस हवाले से ये है, एक 54 ईयर्स ऑफ एज है, मुझे गुर्दों की बीमारी है, और जिसकी वजह से मुझे हर वक्त थकावट रहती है, और मेरे पैर और जिस्म में सूजन रहती है, और मेरे मुख्तलिफ जो हैं वो जोड़ों में दर्द रहते हैं। तो ये कह रहे हैं मैं अपनी ट्रीटमेंट करा रहा हूँ लेकिन दर्द मेरा कंटिन्यू है। तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास दवाइयों का ऑप्शन नहीं है, गोलियाँ नहीं खा सकती है। अच्छा, थकावट रहना और दर्द रहने की जो गुर्दों के मरीज़ हैं उनमें एक वजह खून की कमी है। यस। दूसरी वजह क्रेटिनिन का बढ़ जाना है, विटामिन डी कम हो जाता है। उसके अलावा पट्ठों के अंदर जो मैल न्यूट्रिशन की वजह से पट्ठों की जो ताकत है वो कम हो जाती है, प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। तो बेसिकली इन सब में से, या एक गेंठिए का मसला भी हो सकता है, गोट, इन सब में से किस वजह से इन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है उसको हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा, इन्हें उसी रिजीम को हमें फॉलो करना पड़ेगा जो एक नॉर्मल पेशेंट्स में होते हैं, विद जो इनके इजाफी मसाइल हैं उनका हल साथ साथ देखना पड़ेगा। तो कोई अगर गुर्दों के मरीज़ों में कोई सेफ़ पेन किलर है तो पैरासीटामोल है, लेकिन कुछ अरसे के लिए और कम से कम मिकदार में पैरासीटामोल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी और दवा इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दों के मसाइल बढ़ने के चांसेस है, और कुछ बहुत से पेन किलर्स ऐसे हैं जो सोजिश को भी बढ़ा देंगे, गुर्दे और ख़राब कर देंगे, और बाकी मसाइल भी साथ साथ पैदा करेंगे। एक और सवाल डॉक्टर साहब इसमें ऐड करेंगे, ये
सवाल है, इस हवाले से इन्होंने पूछा है कि मैं प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर हूँ और मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने रिकमेंड की है। एक तो इंस्ट्रक्टर कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब रिकमेंडेशन तो डॉक्टर की होगी। बहरहाल इंस्ट्रक्टर ने मुझे बाकायदा मतलब उसने दवा का नाम लिखा हुआ है जो कि हम नहीं ले सकते, लेकिन इट इज़ अपॉइड्स। तो मुझे उस तरह की पेन किलर्स रिकमेंड की हैं। तो जनरली क्या मैं स्पोर्ट्स के बाद उनको इस्तेमाल करना ठीक है? क्योंकि आपका पिछला शो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो तरीका सही नहीं है। नहीं, स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे जो भी हैं वो दे आर लाइक सुपर फिट, तो उन लोगों में अगर पेन किलर्स को हम इस्तेमाल करवाना शुरू करते हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ज़्यादा चांसेस जो प्लेयर्स में पेन का है वो मस्कुलर खिंचाव भी हो सकता है और इंजरी भी हो सकती है। तो मस्कुलर इंजरी में जो बेहतरीन काम किया जा सकता है वो उसे रेस्ट देना है, और साथ अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो लगाने वाली दवाएं इस्तेमाल कर ली जाएं। हाँ, वक्ती तौर पर 1 या 2 दिन के लिए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो खाने वाली दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन एक ख़ास मिकदार में, और वो वाली दवाएं जो कम नुकसानदेह हैं। ओके, मीन्स ये जो इंस्ट्रक्शन है ये थोड़ी सी मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन है यू शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर, और आप प्रॉपर तरीके से बताएं कि आपको इंजरीज़ के बाद कौन से पेन हैं, किस तरह के हैं, या स्पोर्ट्स के बाद किस तरह के पेन हैं, और वो बेहतर तरीके से इसकी तशख़ीस करके अगर वो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी रिलेटेड है तो डेफिनेटली दे कैन रिकमेंड टू द अदर रेमेडीज़, अदर मे बी दे मूव टूवर्ड्स द टॉपिकल्स एंड अदर्स, बजाय इसके कि फ़ौरी तौर पे। और जो दवाई आपने लिखी है आई एम श्योर कि ये स्पोर्ट्स इंजरी के बाद तो नहीं इस्तेमाल करते इसको। जी डॉक्टर साहब, एक उसी सवाल का कंटिन्यूएशन था जो हमने स्टार्टिंग में अभी जो फीमेल थी उनका ये पार्ट रह गया था। वो ये कह रही ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते पेन किलर्स टैबलेट्स को? ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिलाने वाली माओं में जो दूध में कुछ दवाइयों का अखराज होता है, जिसकी वजह से वो दवाएं बच्चों तक पहुंच जाती हैं और बच्चों में काफ़ी नुकसानदेह होती है, जिसमें एक बड़ी एक मशहूर दवाई है एस्पिरिन। वो हमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में या दूध पीने वाले बच्चों में वो दवाई का रिएक्शन बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा कोडीन टैबलेट्स वो भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे में बेहोशी हो सकती है, गनूदगी में जा सकता है। तो सिंपल पैरासीटामोल का इस्तेमाल तो ममनू नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई भी दवाई अगर इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए मशवरा ज़रूर कर लेना। यानी कि डॉक्टर साहब अगर उस लैक्टेटिंग पीरियड में अगर कोई किसी किस्म की इंजरी हो जाती है, कोई पट्ठों का दर्द होता है या कोई उसका दर्द होता है, तो उसमें भी हम कहीं टैबलेट की तरफ नहीं जाएंगे। हम उसमें जो जिस तरह से आपने बताया, जो कि एक पैटर्न है जो कि एक बुक्स में भी रिकमेंडेड है कि उसमें पहले आप टॉपिकल्स की तरफ जाएं और फिर उसके बाद जो है अगर वो नहीं कंट्रोल होता, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसल्टेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। फिर उसके बाद आप टॉपिकल्स पे जाएं अगर रिकमेंडेड नहीं है, किसी वजह से कंसल्टेशन नहीं कर पा रहे, एंड देन यू कैन गो फॉर द अदर थिंग्स। सो ये है। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, वो ये है कि मैं पेन किलर्स खाता हूँ तो मेरे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। सो इज़ इट कि कॉन्स्टिपेशन भी कॉज होती है पेन किलर टैबलेट से? हाँ, पेन किलर्स की एक क्लास है जिन्हें हम ओपियोइड्स कहते हैं, वो बड़ी सख्त किस्म की कब्ज़ कर सकते हैं। तो अगर देना बहुत ज़रूरी है वही टैबलेट, तो इसके साथ फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ऐसी मेडिसिन ऐड कर देते हैं जिससे कब्ज़ ना हो। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है तो हम क्लास को शिफ्ट कर लेते हैं, किसी और किस्म की दवाई दे देते हैं। सबसे पहले तो जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ेगी कि ये दवाई जो इस्तेमाल हो रही है ये दी क्यों जा रही है, और अगर हमें दवाई देना बहुत ज़रूरी है तो फिर हम वो वाली दवाई देंगे जिससे साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। सवालात डॉक्टर साहब काफ़ी हैं, और यकीनन पिछले प्रोग्राम के बाद काफ़ी इस हवाले से हमें सवालात जमा हुए। डॉक्टर साहब उसमें से एक सवाल और है कि मैं स्पोर्ट्स साइकिलिंग करता हूँ और उस साइकिलिंग के दौरान मेरे
घुटनों में अक्सर दर्द होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? अच्छा, जितने भी स्पोर्ट्स हैं या हमारी ख़वातीन में जो ट्रेडमिल यूज़ करती हैं उनमें ये मसला काफ़ी ज़्यादा बनता जा रहा है ओवर यूज़ की वजह से। घुटनों के दरमियानी स्पेस कम हो रहा है और घुटनों के दरमियान में जो हड्डियां हैं वो आम अल्फाज में अगर कहें तो वो घिस जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। साइकिलिंग में भी मस्कुलर इंजरी भी हो सकती है और उसके साथ ये घिसने वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रोफेशनल से को एक तो चीज़ ये देखनी चाहिए कि उनका पोस्चर और जो जिस जगह पे वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो बेहतर हो, और उसके साथ इन्हें फॉलो करना पड़ेगा वो वाला प्लान जो एक प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ता है। अगर पेन इंजरी की वजह से है या पट्ठों की वजह से है तो फिर हम टॉपिकल पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि घुटनों के घिस जाने वाला मसला है तो उसके लिए फिर हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे। कुछ शूज़ का इस्तेमाल ऐसा होगा कि वो जिससे प्रेशर कम हो, कुछ पोस्चर्स को चेंज करना पड़ेगा, और उसके अलावा ड्यूरेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि वजह क्या बन रही थी। ओके, यानी इसको अगर हम इस तरह उन्हें बता सकें कि जी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो सिंपल इसी वजह से है और आपको पता है तो यू कैन गो फॉर द टॉपिकल्स, और आप इस तरह की क्रीम्स और बाम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन फॉर द रूट कॉज यू कैन कंसल्ट टू द डॉक्टर, लेकिन उसमें भी आप अवॉइड करें इसमें कि फौरी तौर पे आप जो है वो पेन किलर टैबलेट्स की तरफ जो चले जाते हैं। सो दिस में अच्छा एक सवाल और डॉक्टर साहब, ये सिनेरियो था, ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है कि मैं ऑफिस ये जिनका ये मैसेज था वो बेसिकली ऑफिस जॉब करते हैं और मुस्तकिल तौर पे बैठे रहने की वजह से इनकी कमर में दर्द रहता है। तो इस सिचुएशन में ना वो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं क्योंकि बैठना उनकी जॉब का हिस्सा है, तो इनको क्या रिकमेंड करते हैं अगर इनको पेन होता है और फ्रीक्वेंट रहता है इनके पेन, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे इनको? अच्छा, बैक एक बहुत कॉमन है हमारे पेशेंट्स में, बहुत कॉमन है। बैक एक में सबसे पहले एक चीज़ आपको देखनी होती है, बैक एक के साथ अकड़ाहट तो नहीं है जिसे हम स्टिफनेस कहते हैं। ओके। सुबह जब वो उठते हैं उनकी कमर में सिर्फ दर्द है या दर्द के साथ अकड़ाहट है? अगर तो स्टिफनेस भी साथ है तो इसकी फिर पूरी इवैल्यूएशन देखनी पड़ेगी। अगर सिर्फ दर्द है और मामूली दर्द है और उसके साथ कोई ऐसे मसाइल नहीं है जैसे टांगों में कमज़ोरी या टांगों का सुन्न हो जाना, चलने में मसाइल अगर नहीं हो रहे, तो मस्कुलर पेन की तरफ हम इसे लेकर आएँ तो सबसे पहले हमें इनका पोस्चर चेंज करना पड़ेगा। इनकी बैक स्पोर्ट्स यूज़ की जा सकती हैं, स्पोर्ट्स से अक्सर पेन बेहतर हो जाता है। उसके अलावा अगर कुछ हमें मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है तो फिर हम टॉपिकल पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर ये मसला बैक सपोर्ट या पोस्चर चेंज करने से ठीक हो जाता है। ओके ओके। और इसी के साथ एसोसिएटेड एक और भी मसला हमारे साथ रिपोर्टेड है, वो ये टेक्स्ट आया है कि डॉक्टर साहब क्या करें लैपटॉप के इस्तेमाल का। हमने लास्ट टाइम एक्चुअली हमने डिस्कस किया था कि लैपटॉप का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन है, तो ये अपना सर्वाइकल पेन के गालिबन इशू बता रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ का, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लैपटॉप पे भी बेसिकली पोस्चर का इशू है। इधर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि अगर आप बिल्कुल सीधा देख रहे हैं तो ये कंफर्टेबल पोजीशन है, लेकिन स्क्रीन आपकी हाइट से थोड़ी सी ऊपर हो, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल पोजीशन। लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि स्क्रीन आपकी हाइट से ओके ओके बहुत नीचे हो या बहुत ऊपर हो। जो आपके जिस लेवल पे आपकी आइज़ हैं उनके सामने हो या थोड़ा सा नीचे रख लें, लेकिन इस तरह ना आपको देखना पड़े या इस तरह ना देखना पड़े, ऊपर या नीचे। अगर सर्टेन एंगल से ज़्यादा पोस्चर हो जाएगा तो डैट विल कॉज पेन एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो सबसे बेहतर ये है कि अपना पोस्चर सही करें, बेड पे लैपटॉप ना यूज़ करें, हमेशा टेबल पे यूज़ करें।
टेबल की हाइट को एडजस्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपका यूज़ ऐसा है कि आप ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए टेबल आप वो वाला चूज़ करें जिसमें हाइट एडजस्टेबल हो। ओके। चेयर वो वाली यूज़ करें जिसमें हाइट एडजस्टेबल हो, और लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसे आप आंखों के सामने या थोड़ा सा नीचे रखें, फिर आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप बैठ के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपने बैक सपोर्ट यूज़ करनी है। बैक सपोर्ट से पोस्चर और सीधा हो जाएगा। आपने आगे की तरफ नहीं झुकना या पीछे की तरफ टिल्ट नहीं होना, बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए। ये शुरू में शायद आपको लगे कि इससे आप थक जाते हैं, लेकिन जब ये पोस्चर सेट हो जाएगा, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके ओके। और एक और चीज़, बेड में जब आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या सोफ़ा पर यूज़ करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही होती है। ये पोस्चर, अगर आप इस पोस्चर में रहेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा देर तक चलेगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब इसके साथ साथ लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कुछ इस तरह के पेशेंट्स जो कि अपना पोस्चर ख़राब बहुत अरसे रखने की वजह से अपना पोस्चर ख़राब कर चुके हैं, मतलब अपनी बॉडी को भी ख़राब कर चुके हैं, इवन के सर्वाइकल इश्यूज़ भी हैं, क्या उनके लिए अगर ये अडॉप्ट करते हैं ये बेटर लाइफस्टाइल, क्या उनके लिए दोबारा इसको ठीक करना बेहतर साबित हो सकता है? मतलब लॉन्ग रन में अगर वो अपने इम्प्रूव करते हैं तमाम पोस्चर्स को, तो उनके लिए इम्प्रूव हो सकता है। और अगर उनको इसकी वजह से पेन्स रहते हैं, ये तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था और आपने बताया था कि इसके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव्स किस तरीके से आप किए जा सकते हैं, वो भी हम नाज़रीन को दोबारा बता दीजिए। जी जी, ज़रूर। अगर इवन कि आपका पोस्चर बहुत ख़राब भी है तो फिर भी आपको बेटर लाइफस्टाइल की तरफ आना चाहिए। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, लेकिन बुरे रास्ते पर जाने के बजाय बेहतर रास्ते पर चलना, चाहे स्लो ही हो, वो हमेशा ही बेहतर है। तो इसलिए आप अगर 8 घंटे आपको काम करना है तो उसमें से 4 घंटे तो कम से कम आप उस पोजीशन में करें कि आपको नुकसान ना हो रहा हो। बाकी अगर आप थक जाते हैं तो किसी बेड पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरफ आएँ। और शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका पोस्चर, बॉडी, मसल्स एडजस्ट हुए होते हैं उस पोजीशन में, लेकिन दिस इज़ डूएबल एंड दिस विल पे ऑफ। ओके ओके, डेफिनेटली। यकीनन आपने इस हवाले से अब सुन लिया होगा कि आप इसको आज से ही इम्प्रूव करना शुरू कर दें तो होपफुली ये कुछ अरसे में बेहतर भी हो सकता है, वरना आगे और फर्दर डैमेजिंग नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हम जब भी कभी किसी मेडिकल स्टोर पे जाके पेन किलर का कहते हैं कि हमें दर्द है और कोई ओटीसी मेडिसिन का, तो वो मतलब हमें को हमेशा गोलियां निकाल के दे देते हैं, तो क्या इसमें बेहतर है? मतलब उनका मकसद ये है कि किस तरह से पेशेंट मतलब उससे जाके बात करें या किस तरह से किस तरह से उससे हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि ओवर द काउंटर मेडिसिन आपने क्रॉनिकली यूज़ नहीं करनी। क्रॉनिकली से मुराद ये है कि बार बार यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा अगर आपको कोई और मसला चल रहा है तो फिर बिल्कुल ओवर द काउंटर नहीं लेनी। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं उसके साथ ओवर द काउंटर को मिक्स नहीं करना। अगर इसके बाद भी अगर आप दवा लेते हैं तो कोशिश करें पैरासीटामोल लीजिए या फिर इसके करीब करीब की कोई दवाएं। और सबसे बेहतर ये होगा कि आप खाने वाली दवा लें ही ना, लगाने वाली दवा लें। लगाने वाली अगर ज़रूरत है तो हाँ। और उस लगाने वाली दवा में हम मतलब ये कह सकते हैं कि कोई बाम आप रिकमेंड कर दें या कोई क्रीम दैट वाज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू दी एनीथिंग। सो दिस इज़ द थिंग। वंस अगेन एक बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा ये तो कोई Q&As का, और ये जो सवालात थे हमारे पास। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, फॉर द जनरल पब्लिक एक पूरी लाइफ एक मद्देनज़र रखते हुए एक हम जो स्टार्ट की थी हमने बात फीमेल्स की कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह के अगर लेट सपोज हेक्टिक फ़िज़िकल वर्क में इन्वॉल्व हैं और उसकी वजह से उनके पेन हो रहा है, तो उसमें उनको आप ओवरऑल क्या रिकमेंडेशन देंगे? क्योंकि ज़्यादातर सवाल एक तो फीमेल से थे, एक ओल्ड एज पेशेंट्स से थे, तो इन दो एज ग्रुप्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये अपनी डेली लाइफ में अगर इनका हैक्टिक वर्क है तो वो किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर इन्हें पेन हो रहा है तो अल्टरनेट किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं?
पहले हम ओल्ड एज पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। हमारे बूढ़े और बड़ों का सबसे एक प्रॉब्लम ये है कि वो बीमारी को छुपा रहे होते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम ओल्ड एज पॉपुलेशन में ये है कि ख़तरनाक बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। तो इसलिए इस ग्रुप में जिन्हें हम ओल्ड एज लेबल कर रहे हैं, उन पेशेंट्स में हमें ज़्यादा विजिलेंटली उस दर्द का कॉज ढूंढना पड़ता है। यानी कि वजह तक पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है या ज़्यादा पुश करना पड़ता है। ओल्ड एज में पेशेंट थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है कि हम ज़्यादा टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे या वैल्यूएशन नहीं करना चाह रहे, लेकिन ओल्ड एज में ख़तरनाक मसाइल होने के चूँकि चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ओल्ड एज में बोन की प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, ओल्ड एज में कैंसर ज़्यादा हैं, ओल्ड एज में खून की शरेयानों के बंद होने का तनासुब ज़्यादा है, ओल्ड एज में नर्व इंजरीज़ ज़्यादा हैं, ओल्ड एज में मस्कुलर इंजरीज़ ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमें वजह को तलाश करना पड़ता है। और दूसरा प्रॉब्लम जो ओल्ड एज में है कि वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमें दवाइयों को चूज़ करते हुए बड़ा प्रॉब्लम है। चूँकि दवाइयाँ वो पहले ही ले रहे हैं, अगर हम पेन किलर्स देते हैं और या वो ख़ुद से कोई ऐसा पेन किलर ले लेते हैं जो उन दवाइयों के साथ इंटरेक्शन करे, तो नुकसान होने के चांसेस या नुकसान को बॉडी को टॉलरेट करने के जो स्टेमिना है, जो बॉडी का एक टॉलरेंस है, वो भी कम है। तो इसलिए ओल्ड एज में हमें काफ़ी मसाइल का सामना है। रूल ऑफ थंब या गोल्डन रूल ये है कि दर्द हुई किस वजह से हुई, नंबर 1, दवाई कम से कम, खाने वाली तो बिल्कुल नहीं, अगर लगाने वाली भी, वो भी अगर ज़रूरत है तो। तीसरी बात, अगर दवाई देनी है तो वो वाली दें जो किसी और दवाई के साथ प्रॉब्लम ना करे, या जो उन्हें पुरानी बीमारी चल रही है उसमें मसाइल पैदा ना हो। बिल्कुल। इसलिए, और एक और चीज़ है, ओल्ड एज में अगर आपकी वजह से डैमेज हो गया है, कोई दवाई दी, दवाई ने डैमेज कर दिया, तो उसकी वापसी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ओके ओके। सो हर तरह से हम घिरे होते हैं ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स में। तो आप एक और प्रॉब्लम ऐड ना करें। मेडिसिन का असूल है कि डू नो हार्म, कि सबसे पहले आपने मरीज़ को कोई नुकसान नहीं होने देना। फ़ायदा सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ओवर द काउंटर्स ओल्ड एज में या अपने घर के बुज़ुर्गों को बिल्कुल ना ला करते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिल्कुल भी बाज़ औक़ात होता है आप पेन देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो वो खुद ला के दे देते हैं, तो दिस इज़ अल्टीमेटली अब ये कोई भलाई नहीं है ऐसे तमाम पेशेंट्स के साथ, बल्कि प्रॉपर कंसल्टेशन इज़ रिक्वायर्ड। एक तो कंसल्टेशन दें और अगर देना है तो फिर उसके लिए जो तरीक़ेकार डॉक्टर साहब मुसलसल बता रहे हैं उसी तरीके को फॉलो करें। सिमिलरली, और डॉक्टर साहब फीमेल्स के लिए फीमेल्स में जो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट दर्दों के साथ आते हैं, वो पट्ठों की दर्दों की शिकायत करते हैं। अब पट्ठों की दर्द की बहुत बड़ी वजह हमारी फीमेल्स में आयरन की बहुत कमी है, विटामिन डी की बहुत कमी है। प्रेगनेंसीज़ के बाद उनमें आयरन के लेवल भी कम हैं, विटामिन डी के लेवल भी कम हैं, और HB जो खून की मिकदार है वो शायद दुनिया में जो कम वो वाले ममालिक जिनमें ख़वातीन में खून की मिकदार कम है, उनमें से हमारा भी मुल्क है। तो वजह तलाश करनी है। वजह कौन कौन सी हो सकती हैं? खून की मिकदार कम हो सकती है, विटामिन की मिकदार कम हो सकती है, और उसके अलावा हड्डियों का मसला हो सकता है। इसके बाद फिर मस्कुलर पेन और जो क्रॉनिक फटीग है, ख़वातीन की मिकदार जो काम का आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इवन के हाउसवाइफ्स के, इस वजह से फटीग हो सकती है। तो अगर फटीग है या मस्कुलर प्रॉब्लम है तो फिर तो हम टॉपिकल पेन किलर्स या एक्सरसाइज या एक्यूपंक्चर, योगा वगैरह से रिलीफ हो सकता है। लेकिन अगर विटामिन डी कम है या खून की मिकदार कम है, जब तक उसका इलाज नहीं होगा
वो ठीक नहीं हो सकती, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर प्रेगनेंसी है तो बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो बच्चे को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकती हैं, और नुकसान भी वो कि उनके हाथ या पाँव बनने के अमल में रुकावट आ सकती है। ओके। अगर दूध पिला रही हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि दूध में जो दवाई खारिज है होगी वो बच्चे को जाएगी, वो बच्चे को जब जाएगी तो उसमें स्वेयर किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने कोई भी दवाई दूध पिलाने के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी। और विटामिन डी और खून की मिकदार अगर कम है तो उसको लिहाज से इलाज करना। बिल्कुल, यकीनन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये तमाम पूरी बात सब मतलब इट्स कह लिया जाए कि एक बहुत मशल रहा है तमाम की पूरी गाइडेंस है इसमें कि किस तरीके से डील करना है। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आया था एक, और स्पोर्ट्स के हवाले से जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं और उनमें भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो गोलियां खाते हैं, जैसे कि अभी इंस्ट्रक्शन थी कि आप ये इस्तेमाल कर लें, विच इज़ सो रॉन्ग। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे स्पोर्ट्स पर्सनस को, बिकॉज आप ही ने कहा बिकॉज दे आर सुपर फिट पीपल, और अगर वो इस तरफ जाते हैं कि जी बिला वजह बजाय टॉपिकल्स के और दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं आगे उनके फ्यूचर करियर्स पे? परमानेंट डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप गलत एंगल, गलत पोस्चर या गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज़, अगर आप सही तरीके से जो भी काम, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इवन बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अगर आप उसके एंगल्स, पोस्चर्स करेक्ट रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर वही है जो इन चीज़ों को होने ना दे। हाँ, अगर हो जाती है किसी वजह से, मस्कुलर इंजरी है या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि अगर इंजरी है तो उसे रेस्ट हमें दें। अगर ब्लड का कोई इशू है तो उसको उसके लिहाज से इलाज किया जाए, या वक्ती तौर पे दवा इस्तेमाल करनी भी है तो लगाने वाली इस्तेमाल करें, खाने वाली दवाई को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन, अ वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन फॉर ऑल। ये स्पेशली जिन जिन के सवालात थे, आई होप कि आपको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। और वंस अगेन डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच ऑन दिस शो।